नमस्कार आप सभी का। मैं वीरेंद्र चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं, जो अभी आगे आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कि फ़र्स्ट पेपर जो है जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं, उसको हम किस तरीके से डील करेंगे और क्या क्या किताबें, क्या क्या सोर्सेज हमें उसके लिए यूज़ करने चाहिए और कैसे हमें उनको यूटिलाइज़ करना है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सेकंड ग्रेड जो है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, जो मैंने समझा और जो मैंने हमेशा ही माना है, वो ये है कि फ़र्स्ट ग्रेड के अंदर आपके पास सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तकरीबन 11 सब्जेक्ट होते हैं और बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट हैं, इसीलिए उनको पढ़ना, उनको समझना, उनको करना, उसमें थोड़ी समस्या आती है। लेकिन यदि आप बात करें सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में हमारे पास जो पोर्शन है वो मेजरली हम 2 पोर्शन मान सकते हैं। एक तो जीके और दूसरा हमारे पास साइकोलॉजी। इससे इतर हमारे पास कोई सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि वहाँ तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा ये है कि यहाँ टाइमिंग जो है और क्वेश्चंस की जो संख्या है वो भी ज़्यादा है। हमारे पास 100 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 2 घंटे का हमारे पास टाइम होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ देखी, वो एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती ये देखी कि आप जब तैयारी करते हैं तो आप सीधे के सीधे 100 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको करना पड़ता है क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप पिछले किसी भी साल की मेरिट उठा के देखिए, वहाँ किसी भी अच्छे अभ्यर्थी जिसने पेपर पास किया है और जिसका जीके बहुत अच्छा रहा, उसका भी आप स्कोर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 65 से 70 क्वेश्चन हाईएस्ट जो है वो सही होते हैं। रेयर ऑफ द रेयर चांस होता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाए। तो आप सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें शुरू में तो करना है, शुरू में तो हमें 100 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे निकलता जाता है हमें समझ आने लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहे कितना भी पढ़ लें, हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, हम शायद एक्स्ट्रा एफर्ट उन पर लगा रहे हैं और वो हमारी क्लियर नहीं हो रही। बहुत कुछ पढ़ने के बावजूद भी हमारे क्वेश्चन जो है उसमें सही नहीं हो पा रहे। तब हमें अपनी एनर्जी जो है वो शिफ्ट कर देनी चाहिए दूसरे सब्जेक्ट पे जो हमारे अच्छे हैं। बात करते हैं शुरू से हम। हमारे पास इस पोर्शन के अंदर 2 पार्ट है, या वैसे मान के चले तो 3 मान लीजिए आप। कि एक तो हमारे पास आता है राजस्थान का पोर्शन, जो राजस्थान के अंदर ज्योग्राफी है, जो राज व्यवस्था है और जो भूगोल है, जो कला संस्कृति, वो वाला पोर्शन आता है। दूसरा पोर्शन हमारे पास आ जाता है भारत से संबंधित, इसके अंदर भारतीय संविधान का कुछ हिस्सा दिया हुआ है और कुछ बातें जो है वो हमें भारतीय भूगोल के बारे में और कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में। तीसरा, विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ बहुत ही बेसिक से, बहुत ही छोटे से टॉपिक दिए हुए हैं। और इसके अलावा एक हमारे पास जो बचता है वो आता है साइकोलॉजी। इन सब के साथ हमारे लिए 8 से 10 क्वेश्चन का एक मैटर आ जाता है, वो है करंट का। और करंट में एक अच्छी बात ये है कि जहाँ फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको पूरी क्रोनोलॉजी या पूरा करंट पढ़ना पड़ता है, इस यहाँ के अगर उसमें देखा जाए, सेकंड ग्रेड के हिसाब से अगर देखा जाए, तो वहाँ केवल आपको राजस्थान का जो करंट है उसको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हम, वो है हमारा राजस्थान का भूगोल मान लीजिए, या राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से हम शुरू करते हैं। एक बड़ा पोर्शन देखिए, जो राजस्थान वाला पोर्शन है उससे लगभग हमारे 40 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप केवल राजस्थान पढ़ रहे हैं, आप बड़ा अगर पोर्शन ये देखिए कि अगर आपका राजस्थान जीके बहुत अच्छा है, आप करंट कर लेते हैं और आप साइकोलॉजी कर लेते हैं, तो फॉर श्योर है, 101% श्योर है कि आपका स्कोर जो है वो जीके में बहुत अच्छा जाएगा। और आज का जो सिनेरियो है उसमें सबसे बड़ी जो बात आती है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो है 40% के क्राइटेरिया को पार करना। उस 40% के क्राइटेरिया को पार करने में राजस्थान जीके जो है वो आपका एक बहुत बड़ा सहयोगी साबित होगा। तो राजस्थान के जो पूरा का पूरा पोर्शन है, या मैं हमेशा ये मानता हूँ कि तैयारी करते वक्त हमारे पास एक पूरी जो है वो गाइड होनी चाहिए। और मैं सेकंड ग्रेड के हर अभ्यर्थी को अपने हिसाब से, या जो मेरा मानना है, या जो मैंने देखा है, या जो सेकंड ग्रेड के ऐसे लोग जो सिलेक्टेड हुए हैं, या किसी भी तरीके से जिनका जीके अच्छा है, मैंने हमेशा ही मानना है कि आप एक ये गाइड, जो लक्ष्य की ये फुल गाइड आती है, ठीक है, ये आपके पास हमेशा ही होनी चाहिए। मैंने फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों को भी यही बोला था, मैं सेकंड ग्रेड वालों को भी यही बोलना चाहूँगा कि सिलेबस की एक फुल गाइड आपके पास होनी चाहिए, ताकि हमें ये पता रहे कि हमारे पास पढ़ने का कितना मैटर है, कौन कौन से पोर्शन है। कई बार हमारे पास एक ये भी चीज़ आ जाती है कि बहुत सारे
ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, एक लंबे समय तक तैयारी करने के बावजूद हमें यही नहीं पता कि हमारा वास्तव में पूरा सिलेबस है क्या। हम बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। तो राजस्थान यदि कला संस्कृति की और इतिहास की बात की जाए तो नाथ पब्लिकेशन के अंदर जो मैटर दिया हुआ है वो बहुत अच्छा मैटर है, सफिशिएंट है। हम ये नहीं कह सकते कि मोर देन सफिशिएंट है। देखिए, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में एक बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है क्योंकि वहाँ पे भारत का इतिहास भी दिया हुआ है 5 टॉपिक, यहाँ केवल राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति है, तो अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत बनते हैं। एक किताब जो अमूमन आप सभी पढ़ते भी होंगे, सबके पास होगी भी, वो ये जो हमारे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक आती है डॉक्टर हुकुमचंद जैन की और माली सर की जो बुक है, ये बुक आप रख सकते हैं। और इसको रखने का कारण ये है कि ऑथेंटिक ये एक सोर्स है हमारे पास जिसके अंदर से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक बार मेरा ये मानना है कि इस बुक की 1 या 2 रीडिंग ज़रूर लगनी चाहिए। जो गाइड आपके पास है उस गाइड को आप अपने पास रखिए। उस हमेशा ही हमें फाइनल में एक सोर्स रखना है हमारा। आप चाहे 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब कितनी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 1-2 महीना पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें बहुत बार ये लगता है कि शायद उस किताब में कुछ ज़्यादा अच्छा दिया होगा, और ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, होता है ऐसा। हमें क्या करना है कि यदि उस किताब में, जिस दूसरी किताब को हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो लक्ष्य की हो सकती है, वो चाहे वो सिकवाल की हो सकती है या किसी भी अदर पब्लिकेशन की हो सकती है, यदि हमें उसमें कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है, हो सकता है ऐसी 1-2 लाइनें हो जो उन्होंने एक्स्ट्रा दे रखी हो, कई बार वही एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। आप क्या कीजिए, उस लाइन को या उस जो फैक्ट दिया हुआ है उसको आप अपनी इस गाइड में, जो आपकी एक गाइड है, मान लीजिए नाथ पब्लिकेशन आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप लिख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए जो, यदि आप बिगिनर हैं, यदि आपने तैयारी शुरू की है और आपको ये लग रहा है कि नाथ की गाइड आपको थोड़ा सा टफ लग रही है, तो स्प्रिंग बोर्ड की ये जो नोट्स आते हैं, नोट्स फॉर्मेट में होता है, ये जिन्होंने पढ़े होंगे उनको पता होगा, मैंने पढ़ा है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अच्छा मैटर दिया होता है। ये देखिए, है ना, कला संस्कृति की भी आती है और इतिहास की भी आती है। देखिए, बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठा करना मैं सही नहीं मानता। मैंने इसलिए इकट्ठी की है क्योंकि मेरे को बहुत लंबा टाइम हो गया, लगभग 4 साल हो गए, और मुझे बहुत बार, मान लीजिए खुद को भी यदि पेपर सेट करना है तो अलग अलग सोर्स होने चाहिए, या खुद को पढ़ने के लिए भी मेरे पास इनफ टाइम है तो मैं पढ़ सकता हूँ। लेकिन यदि आपके पास टाइम कम है, यदि आप नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम फोकस्ड रहें, हम एक सोर्स का यूज़ करें। ये मैंने इसीलिए बताया है कि यदि आपके पास ये सोर्स है तो आप इनको देख सकते हैं, केवल एक ही बार देखना है इनको। इनमें अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है तो वो अपनी पहली वाली गाइड में लिख लेना, ये बात है। दूसरी बात जो शायद फर्स्ट ग्रेड में मैंने यही बात बताई थी, लेकिन सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये एश्योर करता हूँ, आप उठा के देख लीजिएगा कि पेपर के अंदर हमारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और ये जो बुक है, लक्ष्य की ये जो बुक आती है एग्ज़ाम प्रीव्यू, और चाहे तो ये, और या फिर आप दिशा पब्लिकेशन की ये जो बुक है, दोनों में से किसी भी एक बुक को मैं प्रेफर यही करूँगा मेरी तरफ से कि आप ये लक्ष्य की ये वाली बुक लेके आइए। इसमें बहुत अच्छा मैटर दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी हुई है। तो ये वो बुक है जो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे ही आप टॉपिक पूरा करें, यहाँ जाइए और क्वेश्चंस कीजिए। टॉपिक पूरा हुआ फिर क्वेश्चन किया, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर रिपीट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। आरएस इसके अंदर क्या है, हर जो भी हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, या आरएस, एसआई, किसी भी भर्ती के, वहाँ के सारे क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं। और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। सभ्यताओं के क्वेश्चन अक्सर ऐसा होता है कि सभ्यता में बहुत ही नॉर्मली आप देखेंगे सेकंड ग्रेड के अंदर नॉर्मली यही क्वेश्चन बनता रहा है आज तक कि किसी सभ्यता स्थल की खुदाई किसने की, उत्खनन किसने किया, खोज किसने किया, किस नदी के किनारे है, कब हुई। बहुत कम चांस में ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आए, बहुत कम उनके अंदर डेप्थ में जाके पूछा जाता है। इसीलिए हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर निकालने से हमें ये पता चलेगा कि शायद हम कुछ चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उतनी आवश्यकता है नहीं, इसीलिए हमें ये प्रीवियस ईयर जो है उनको निकालना चाहिए। पहली बात है। दूसरी, यदि हम बात करें राजस्थान का जो हमारा भूगोल वाला पोर्शन है, वो भी आप नाथ पब्लिकेशन से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैटर दिया हुआ है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो एक गाइड है ना, इसके साथ हम अदर सोर्स रख सकते हैं, लेकिन ये अगर आप तसल्ली से इस गाइड को, हालांकि बड़ी गाइड है, नो डाउट बड़ी गाइड है, किताबें मिला के देखेंगे तो इतनी ही बनेगी, है ना। इस गाइड को यदि आप तसल्ली बख्श 3 या 4 बार निकालते हैं, आई कैन एश्योर यू, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप पेपर करके देखिएगा प्रीवियस ईयर के, आपको पता चलेगा कि आपका बड़ा जो पोर्शन है वो ईजिली क्लियर हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।
हम साथ के साथ इसीलिए चाहते हैं कि क्वेश्चन निकलते रहे, ताकि हमें आइडिया हो कि जो सोर्स हम पढ़ रहे हैं क्या वो इनफ है, क्या हमने जो चीज़ें कर ली उससे हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, आप जैसे ही नाथ पब्लिकेशन की इस गाइड को पढ़ेंगे और आप क्वेश्चन निकालेंगे, चाहे दिशा से चाहे लक्ष्य से, तो आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ये गाइड जो है वो इनफ है। तो राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है राजस्थान की राज व्यवस्था, है ना। इसमें दिया हुआ है मैटर, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप सारा का सारा इसमें पढ़िए। आप देख सकते हैं इसको एक आध बार। 2 किताबें जो मैं रिकमेंड करूँगा, पहली जो आपके पास होनी चाहिए वो इसीलिए क्योंकि आप देखेंगे तो राजस्थान की राज व्यवस्था या पॉलिटी का जो पोर्शन है, आरपीएससी जो है वो पॉलिटी को सबसे अच्छा बनाती है आज के टाइम में। किसी भी पेपर में आप उठा कर देख लीजिए तो एक तो ये जनक सिंह मीणा सर की ये बुक आती है, ये भी सेम वही बात है कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से निकलती है, एक ऑथेंटिक सोर्स है, इसीलिए इसकी 1 रीडिंग या 2 रीडिंग हमें निकालनी चाहिए। ये वही सेम वैसे ही है जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते टाइम अपने पास में एम लक्ष्मीकांत को रखते हैं, वो एक ऑथेंटिक बुक है। सेम यहाँ इसमें इसको केवल हम इसको इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्चुअल बहुत आते हैं। क्वेश्चन आ गया कि कोई भी मुख्यमंत्री है उसके समय कौन राज्यपाल था या कौन वित्त सचिव था या कौन, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत लगातार पूछे जाते हैं। इसीलिए एक बुक आती है ज्ञान वितान प्रकाशन से, राहुल चौधरी सर की, ये वाली बुक है ना। जो लोग पुराने टाइम से तैयारी करें, जिन्होंने पहले तैयारी की, उनको तो पता होगा इस बुक के बारे में। इसमें क्या है ना कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी फैक्ट्स दिए होते हैं, है ना, वो वाली चीज़ें देखिए ऐसे पीछे एक साथ दिए होंगे, है ना, और अच्छे से क्वेश्चन भी इसके अंदर दिए होते हैं। ये देखिए ये दिया हुआ है ना, कौन मुख्यमंत्री उसके समय में, कौन राज्यपाल था, इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इस बुक को राजस्थान की राज व्यवस्था के लिए ज़रूर से पढ़िएगा। ये 2 किताबें जो है वो इनफ रहेगी। अगली बात करें हम तो अगला हमारा एक पोर्शन आता है करंट। करंट के लिए यहाँ भी आप वही कर सकते हैं कि क्रोनोलॉजी आप पढ़ सकते हैं। क्रोनोलॉजी जो है तो वो केवल और केवल हमें राजस्थान वाला परिदृश्य पढ़ना है। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी का एक सिस्टम ये होता है, एक तो क्रोनोलॉजी आती है ये वाली जो हम बेसिक 20 रुपये की 25 रुपये की आती है, ठीक है। एक क्रोनोलॉजी केवल राजस्थान की आती है, आप जब भी जाएंगे बुक शॉप पे आपको मिल जाएगी केवल राजस्थान की। मेरे पास थी, अभी मुझे मिली नहीं, अदरवाइज़ मैं अभी दिखा भी देता। केवल राजस्थान की वो आती है, उसको आप लेके आइए। उसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का करंट दिया होगा, उसके ऊपर अंक लिखा होता है, अंक 40, अंक 45, है ना। 2 या 3 महीने की एक साथ आती है, जैसे आप नॉर्मल लेके आते हैं या जैसे किसी भी अदर पब्लिकेशन के लेके आते हैं, उससे अच्छा है कि आप यही लेके आइए। अच्छा, वो जब तक नहीं आ रही है, मान लीजिए वो 2 या 3 महीने से आती है, तब तक आप देखिए ये प्रादेशिक परिदृश्य है, और यही पढ़ने का आपका तरीका होना चाहिए। देखिए मेरा हमेशा ही मानना है करंट जो है वो पढ़ने का यही तरीका होना चाहिए कि आपने मान लीजिए नेक्स्ट जैसे ये है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बंदी पशु, ये पुरानी है क्रोनोलॉजी वैसे, है ना, तो हमने इसको हाईलाइट किया। अगली बार जब हम पढ़े तो हमने इसको बॉक्स में कर लिया, ठीक है। फिर नीचे देखिए कि इसमें इस पोर्शन में सिर्फ ये 2 ही लाइनें ऐसी है जो 2 या 3 लाइनें जो है वो क्वेश्चन बनाने की। तो जब आप दूसरी रीडिंग लगा रहे होते हैं तो आपको ये पता चल जाता है। अब पहली बार पढ़ने में 10 पेज है, आपको शायद हो सकता है 1.5 घंटा या 2 घंटा लगे, लेकिन दूसरी रीडिंग आपकी आधे घंटे में ही हो जाएगी, तीसरी रीडिंग और कम टाइम लगेगा। यानी कि आप इसको महीने में चाहे तो 3 से 4 बार पढ़ सकते हैं, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इसको क्लियरली छोड़ के चले जाते हैं। हमें छोड़ना नहीं है, छोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है जो पोर्शन हम दूसरा पढ़ के जा रहे हैं वहाँ से हमारी कोई चीज़ गलत हो जाए और ये वाला पोर्शन उसको कवर अप कर लें। तो करंट के लिए आप जो है क्रोनोलॉजी, एक तो ये वाली और एक राजस्थान की स्पेशल जो आती है वो वाली पढ़ सकते हैं। अगली हम बात करें तो हमारे पास विश्व और भारत के भूगोल के टॉपिक दिए हैं। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो आप YouTube पे जाके, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अलग हो गए। यदि आपकी 11th या 12th में ज्योग्राफी रही है तो आपने वो चीज़ें पढ़ी होगी, जलधाराएँ हैं या जो मानसून होता है भारत का, या भारत की जो भौगोलिक विशेषताएँ वगैरह जो है वो वाला टॉपिक आपने वहाँ पढ़ा होता है। महाद्वीप महासागर में आप देखेंगे तो आप सबसे पहले पेपर देखिएगा। सबसे पहले जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पिछले 2-3 साल के पेपर जो है उनका अच्छे से एनालिसिस करें। तो आप देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा। क्वेश्चन हर बार नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागर या ये जो महाद्वीप है उनका क्रम आरोही या अवरोही लगा दीजिए, या
इसी तरीके के जनसंख्या से संबंधित सवाल बहुत ही लिमिटेड जो आंकड़े होते हैं वो पूछे जाते हैं, और हम क्या होता है हम बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, जिसके कारण हमें ये लगता है कि ये पोर्शन हमसे हो ही नहीं पाएगा, हम एट द एंड उनको छोड़ देते हैं। तो नाथ पब्लिकेशन के अंदर ये जो मैंने आपको गाइड बताई, इसके अंदर ये देखिए यहाँ से लेके और आगे ये वाले जो टॉपिक है ये आप केवल यहीं से कीजिए। जितना हमारा पोर्शन यहाँ से सॉल्व हो जाए, जितने क्वेश्चन हमारे इससे हो जाए, वो हमारे लिए बोनस है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा सोर्स जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है ये क्या चीज़ है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसी क्लासेस मिल जाएगी। ज्योग्राफी के लिए मैंने एक क्लास पहले देखी थी, भारत के भूगोल के लिए अगर 4-5 टॉपिक है, आप यदि सर्च करेंगे JB क्लासेस, इंडियन ज्योग्राफी JB क्लासेस, तो एक मोहित सर है, बहुत अच्छे टीचर है, उनकी क्लासेस दी हुई है, बहुत ही नॉर्मल सा उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब नॉर्मल सा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत लेंथी नहीं लेके गए, 40-45 मिनट की वीडियोज़ है, तो आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। यदि आपको बुक में से ही समझ आता है तब देखने की आवश्यकता नहीं है। सेम आप जो विश्व का भूगोल है उसमें देखिए बहुत ही ईजी टॉपिक दिए हैं, जैसे महाद्वीप है, महासागर। ईजी इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि हो सकता है इसमें डेप्थ बहुत है, लेकिन जब आप पेपर को देखेंगे प्रीवियस ईयर को, तब पता चलेगा कि चीज़ें तो बहुत नॉर्मल पूछी जा रही है और हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ रहे हैं। इसके अलावा वैश्विक पवन तंत्र दिया हुआ है, जल धाराएँ दी हुई है। अब क्वेश्चन आ जाता है सीधा सा कि कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है। एक पेज लीजिए, उसके ऊपर चार्ट बना लीजिए, बीच में लाइन, एक साइड गर्म एक साइड ठंडी। बहुत ही अच्छा तरीका रहता है ये। जब चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है तब प्रयास कीजिए कि लिखने का प्रयास कीजिए। लिख के जब आप चीज़ों को देखते हैं, हर चीज़ को तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारी आंखों के सामने बार बार रिपीट होती रहती है, तो हमें इजीली याद हो जाती है। तो जो भारत का भूगोल और जो विश्व का भूगोल वाला जो टॉपिक है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सेम भारतीय अर्थव्यवस्था की भी बात है, कृषि दिया हुआ है, व्यापार, विदेशी व्यापार जो होता है, ठीक है, और बजट। इसके अंदर आप क्या कीजिए, एक तो जो रिपोर्ट्स आती है, जब भी है ना डेटा आता है, एक तो जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आप देख सकते हैं। मतलब फॉरेस्ट रिपोर्ट आप ऐसी देखिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लेंथी कुछ दे रखा है। आप यूट्यूब पे जाके जब भी आपका पेपर हो उसके आसपास में आप जब भी सर्च करेंगे इनके बारे में, तो आपको एक आधी वीडियो मिल जाएगी, और उन वीडियोज़ के अंदर जो हमारा विदेशी व्यापार है उसके ऊपर हद से ज़्यादा आपको 25-30-35 मिनट की एक वीडियो मिलेगी, उसमें से आप नोट्स बना लीजिए। सेम आप क्या कीजिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट में भी कर लीजिए। उनके लिए किताबों को खंगालने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वहाँ पे टाइम ज़ाया होगा। सबसे अच्छा सोर्स इसका होता है यूट्यूब, है ना, क्योंकि हम किसी क्लास को लेंगे करेंगे उसकी कोई यहाँ आवश्यकता है नहीं। आप यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च करेंगे, अभी आप सर्च करके देख लीजिएगा, पिछले साल की जो हमारा विदेशी व्यापार है उसके बारे में मिल जाएगा, जो वन रिपोर्ट आई थी वो मिल जाएगी। तो आप प्रयास कीजिएगा कि उसको वहाँ से देखें और लिख लीजिए। उसके अलावा अच्छा इसमें क्या सिस्टम है, क्या मैटर है, कैसे पढ़ना होता है, तो नाथ की ये जो गाइड है इसके अंदर इसका मैटर दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन बनता नहीं है, ज़्यादा बनते नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगली हम बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है भारतीय संविधान के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक भारतीय संविधान, हालांकि इस बुक में दिया हुआ है। अच्छा, टॉपिक देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास हमारा 1919 और 35 के अधिनियम, 2 ही अधिनियम दिए हुए हैं, उन दोनों को हमें देखना है। भारत शासन अधिनियम जो आया था 1935, उसके अलावा हमारे संविधान का निर्माण, उस निर्माण के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान था। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी स्वतंत्रता आंदोलन दिया हुआ है, वहाँ भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिए, लेकिन उनके साथ में नेहरू, गांधी और मौलाना आज़ाद वगैरह काफ़ी लोग दिए। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल हमें हमारा जो संविधान जो था उसके अंदर क्या योगदान रहा था अम्बेडकर जी का, वो है। तो मैं बहुत जल्द प्रयास करूँगा, ये जो 4-5 टॉपिक है जो भारतीय संविधान से संबंधित है, मैं उनकी प्रयास करूँगा कि शॉर्ट से शॉर्ट कुछ वीडियो बना के, ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहे, हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ना नहीं है। तो एक तो आप इसमें से देख सकते हैं। दूसरा जो इसका सोर्स है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे है, वो आप एम लक्ष्मीकांत अगर आपके पास है, अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप कहीं भी जाके इसको सर्च करेंगे गूगल पे, इसकी PDF मिल जाएगी, आप PDF उसको ओपन कीजिए, जितना सा पोर्शन हमारे दिया उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, वेल एंड गुड है, एक अच्छा सोर्स है, हमें चीज़ें मिल जाएगी इसके अंदर। तो एक तो ये, और दूसरा हमारा इसके लिए देखने का पोर्शन क्या रहेगा, नाथ की ये गाइड जो
और एज आई सेड कि मैं बहुत जल्द इसको प्रयास करूँगा कि पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें चीज़ें, बहुत ज़्यादा हम डेप्थ में जाके कई बार पढ़ने लगते हैं, ऊपर से चीज़ें आ जाती है, तो मैं प्रयास करूँगा कि इसकी वीडियो बना सकूँ और जैसे भी होगा मैं बहुत जल्द इसको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा, है ना। इसमें सिर्फ हमारे पास प्रस्तावना दी हुई है, मूल अधिकार, हमारे मूल कर्तव्य और जो DPSP होती है, नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद में हमारे पास पोर्शन आ जाता है संघ की सरकार जो है, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो ये एक वीडियो जो है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में दोनों की एक साथ ही बनाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो दोनों में ही आता है, प्रस्तावना भी वहाँ आती है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके लिए दोबारा मैं यही कहूँगा कि आप लक्ष्मीकांत अगर आपके पास है तो आप इसमें से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा सोर्स रहेगा ये। तो ये सारी बात जो है हमारी इसके बारे में, क्योंकि भारतीय संविधान वाला जो पार्ट है उसके अंदर हमारी विदेश नीतियों का वर्णन किया गया है। हमारी विदेश नीति जो जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुई थी, गुटनिरपेक्षता आंदोलन क्या था, कैसे कैसे वो चीज़ें आई थी, है ना, जो आगे समूह बनते गए, दक्षिण सार्क जो हमारा बना है। और एक हमारे पोर्शन दिया हुआ UNO के बारे में, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 1945 में बना था। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ उसके बाद से जब ध्रुवीयता का अंत हुआ था, है ना, क्योंकि अमेरिका और रशिया जो उस टाइम महाशक्ति थी, उनके बीच में वो युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद से ये जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ था उस समय की बात है। तो UNO जो है उसका क्या रोल है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है ना, भारत जो है उसमें क्या स्थायी सदस्य है या कौन कौन स्थायी, तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ें होती है कि क्या विटो होती है। तो उन चीज़ों को जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी, बहुत डेप्थ में उसमें भी नहीं जाना है, विदेश नीति को पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमें ये ध्यान रखना होता है कि राष्ट्रीय दल क्या होता है, राज्य दल क्या होता है, कैसे कोई दल जो है वो राष्ट्रीय बन सकता है, कैसे राज्य बन सकता है, उसके क्या क्राइटेरियाज़ है, आज के टाइम में हमारे कितने राष्ट्र। तो ये बहुत कॉमन जो चीज़ें हैं वो दी हुई है, आप उनको देख सकते हैं। छोड़ने वाला पोर्शन कोई भी नहीं है यहाँ पे। छोड़ने वाला पोर्शन या जो टफ पोर्शन है उसमें आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे कुछ एक आध महीने में 2 महीने में मैं इस बारे में आपको किसी चलती क्लास में या किसी चलती बात के अंदर मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि कौन सा पोर्शन जो छोड़ने का है। शुरुआती तौर पे हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, शुरुआती तौर पे हमें केवल और केवल चीज़ों को थोरोली देखना है, पढ़ना है। पहला महीना जो है उसमें यही प्रयास करना है। आप सबसे पहले यही प्रयास कीजिएगा कि समहाउ इसकी एक रीडिंग लग जाए, यानी जो इसमें से टॉपिक करने वाले वो इसमें से और जो बाकी अदर चीज़ों से करने वाले वो उससे। अंततः हमारा एक पोर्शन बचता है साइकोलॉजी, 20 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने इसको थोड़ा सा भी टाइम दिया, और थोड़ा सा भी टाइम कैसा, यदि अच्छा आपने इसको टाइम दिया है ना, तो ये 20 में से 18 से 19 क्वेश्चन आपके इजीली सही हो सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक ही बुक रिकमेंड करूँगा, वो आती है ये वंदना जादौन मैडम की बुक, है ना। बहुत, ये देखिए छोटी सी बुक है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डॉक्टर लकी आहूजा मैडम की बुक है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस बारे में मेरे पास काफ़ी जो मैसेज आए थे कि उनकी जो इंग्लिश मीडियम वाली बुक है सेकंड ग्रेड वाली वो नहीं आ रही है। तो आप एक काम कीजिए, आप ये गाइड जो है वो ले आइएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों को तो यही पढ़नी है, आप इसको पढ़ेंगे। इसकी रीडिंग बहुत ईजी लगेगी, आप अगर एक दिन में एक यूनिट निकालेंगे तो भी ये 5-7 दिन में हो जाएगी। और अब ये प्रयास कीजिए कि इसको महीने में आप 2 बार 1 बार निकाल दें, है ना। सबसे पहले इसको 2 बार पढ़ लीजिएगा। आपको क्योंकि बीएड करके आए हैं वही सारी चीज़ें वापस इसके अंदर दी हुई है, तो कोई बहुत ज़्यादा टफ पोर्शन है नहीं। रही बात जो जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ये समस्या आती है कि उनको ये चीज़ें जो वो नहीं समझ आती, और ये समस्या आएगी आपको, है ना। बहुत कम सोर्स आपको मिलेंगे जीके को लेके भी जो इंग्लिश में दिए, तो आप प्रयास कीजिएगा कि आप इन्हीं सोर्स को पढ़ के और समझ। लेकिन हाँ, साइकोलॉजी के अंदर आपको डॉक्टर लकी आहूजा मैडम की यदि आपको सेकंड ग्रेड वाली बुक मिल जाए जो पहले आई थी उनकी इंग्लिश मीडियम से, अगर वो मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो आप क्या कीजिएगा कि उनकी जो फर्स्ट ग्रेड की बुक आती है वो ले आइए और साथ में ये बुक रखिए। क्योंकि लर्निंग है, डेवलपमेंट है, जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है, जो मोटिवेशन है, वो दोनों के अंदर सेम टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, तो आप वो टॉपिक वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ में इस गाइड को रखिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको हिंदी बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी, समझ तो आएगी, लेकिन क्या होती है हिंदी की टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है कि उनको समझना मुश्किल होता है। वो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि उनको भी सारी समझ आ जाती है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यही सोल्यूशन है कि आप फर्स्ट ग्रेड की जो बुक आती है डॉक्टर लकी आहूजा मैडम की, उसको ले आइए और इसके साथ जो है आप वंदना जादौन मैडम की इस बुक को रखिए और आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए।
अब एट द एंड जो मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 बातें कहूँगा वो ये है, एक तो आपको तैयारी से पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनको अच्छे से देखना होता है। उसका कारण ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें जो भी हमारा पोर्शन है उसमें से कितनी चीज़ें पूछी जाती है, किस लेंथ पे पूछी जाती है, कितनी डेप्थ में पूछी जाती है। बहुत बार हम किसी एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, उतना टाइम उसको चाहिए नहीं, और दूसरा ऐसा टॉपिक होता है जिसको बहुत टाइम देना होता है, वहाँ हम टाइम दे नहीं पाते। तो एक तो ये करना है कि सबसे पहले जैसे तैयारी शुरू करें अपना सिलेबस आप अपने पास रखिए। सिलेबस आपको अपना याद होना चाहिए। कभी भी आपसे यदि मान लीजिए कोई पूछ लेता है तो आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए। दूसरी बात, आप पेपर निकालिए, पुराने साइट पे जाएंगे आरपीएससी के, उसमें लिखिए प्रीवियस ईयर पेपर, ईयर लगाइए, सामने पेपर खुल जाएगा, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, उनको कीजिए। अगली जो बात है एक बहुत ही अच्छी जो, और मेरा मानना है कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, वो होगी नाथ पब्लिकेशन हर साल ये बुक निकालता है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नाथ की पब्लिसिटी कर रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यहाँ से कोई कट थोड़ी मिल रहा है, लेकिन कारण ये है कि बाकी लोग जो है वो शायद इतना मैटर सभी में दे नहीं पाते या सबका आ नहीं रहा है। हो सकता है आएगा, कल को अगर आएगा मुझे लगेगा कि हाँ ये अच्छा है तो मैं कह सकता हूँ जिस चीज़ को मैंने किया है या जिस चीज़ से मैंने ये देखा है या मैंने किसी को बताया और उनको बेनिफिट हुआ है, उस हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बुक आती है अभी ये 5100+ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये देखिए, है ना। आप इनको जैसे ही पढ़े यहाँ निकालें, आप ज़्यादा नहीं तो ऐसे करके देख लीजिए एक बार इस बुक को करके, और आप पेपर्स को देख लीजिएगा, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि बहुत जो चीज़ें हैं उसमें ये रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ गए। डायरेक्ट मतलब कुछ चीज़ें यहाँ दी हुई है, हो सकता है उनको घुमा के थोड़ा पूछ लिया, लेकिन पूछी गई है। तो आप प्रयास कीजिएगा कि ये बुक आपके पास ज़रूर हो। इस बुक को आप लगातार करते रहिएगा, आपकी जब तक पेपर आता है तब तक आप इसको 5 बार 7 बार जितनी बार। अच्छा, इसमें पूरा का पूरा जीके कवर हो रहा है। इसमें भूगोल पूरा दिया हुआ है, राजस्थान और भारत का, अर्थव्यवस्था दी हुई है, इतिहास, कला, संस्कृति और राजनीति विज्ञान, है ना। तो वो जो पोर्शन है जो लगभग आप ये मान के चलिए 70 से 80 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आप मान के चलिए, उसका पोर्शन इस मैटर जो इसमें दिया हुआ है। शुरुआत कीजिए, अच्छे से कीजिए, चीज़ों के अंदर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है शुरुआत। बहुत ज़्यादा सोर्स पे हमें नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा पूछने का कोई औचित्य नहीं होता है। आपको लगभग हर आदमी एक जैसी ही बात बताएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत यूनिक बात बता दूंगा कि या मेरे पास कुछ ऐसा होगा जो मैं आपको दे दूं और आप उसको करें और काम हो जाए। नहीं, काम हमें खुद करना पड़ेगा। फिर से एक बात वही कि टेस्ट सीरीज़ से ज़रूर जुड़िएगा। टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपको आपका आकलन दिखाएगी कि आप वास्तव में, नॉर्मली अगर भाषा में बोला जाए तो हम कितने पानी में हैं, ये बात हमें कोई टेस्ट सीरीज़ ही बताएगी। जब हम 1000-2000 लोगों के बीच में बैठेंगे, पेपर देंगे, तो हमें आइडिया होगा कि वास्तव में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो मैटर था वो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए था। एक और जो क्वेरी आई हुई थी या 2-4 आई हुई थी वो थी कि फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के लिए, क्योंकि मैं इंग्लिश का लेक्चरर हूँ तो मैं इंग्लिश के बारे में ही ज़्यादा बता पाऊँगा, अदर सब्जेक्ट का मैं उतना नहीं बता पाऊँगा। लेकिन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो सब्जेक्ट के जो हैं क्या क्या सोर्स पढ़ना चाहिए और एकदम जेन्युइन जिनसे आपको बेनिफिट होगा, उसके बारे में मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। और एक सवाल और था, वो ये था कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड अभी आगे आ रही है, उसमें से क्या चूज़ किया जाना चाहिए। वैसे तो थर्ड ग्रेड भी है, बहुत जल्द मैं उस पर एक एनालिटिकल बात मैं कहूँगा, वो उसके बाद आप अपना फ़ैसला लीजिएगा। अभी तो पेपर ये 12 तारीख तक जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक बड़ा आइडिया भी हो जाएगा हमें आगे की चीज़ों का। अभी के लिए सेकंड ग्रेड के जो भी अभ्यर्थी है वो अपनी तैयारी जो है उसको शुरू कीजिए, ज़्यादा समय ना गंवाएं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सामने हमारे एक पेपर दिख रहा है हमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नई बात के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।